हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में देखा था, यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के पार्ट 1 में 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, इसी तरीके से प्यारे बच्चों आज हम लोग फिर से 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को और भी देखेंगे। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग के एग्ज़ाम टाइम अब बहुत ही करीब आते जा रहे हैं, जैसा जैसे समय बीत रहा है। तो ऐसे में हम सबको एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिस एकदम बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने यूनिट 4 तक कवर कर लिया है ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ, और इस क्रम में हम लोग यूनिट 5 जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 1 को, और आज हम लोग पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के 25 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो उसको भी हम लोग पूरे तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूँगा मैं कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपना प्यार यूं ही मेरे साथ आप देते रहे, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही मोटिवेटेड होके क्वेश्चंस लाते रहे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम तक, जिससे कि आपको अपने एग्जाम के लिए और भी बूस्टअप मिले। ठीक है, तो चलिए पहले बच्चों शुरू करते हैं। और अगर जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को भी किसी का आंसर पता है अच्छे से डिटेल में, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए पहले बच्चों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम लोग पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, which of the following are correct about the complementary event। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। सही आंसर इसका क्या होने वाला है? अच्छा, पिछले वीडियो को उम्मीद करता हूं मैं कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा जरूर होगा, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको अभी आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें जिन्होंने भी नहीं देखा है। ठीक है, तभी आप लोगों को आगे की ये सारी चीज़ें समझ में आएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से इसका आंसर करिए हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में। अच्छा, हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट करते भी नहीं है आंसर्स, जो कि बहुत गलत बात है भाई। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट होगा, कि सच दैट देयर प्रोबेबिलिटी एड अप टू 1 होगा, कि कलेक्टिव एग्जॉस्टिव होगा। कौन सा होगा, कौन सा इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए करेक्ट है? तो सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब जहां दो इवेंट होते, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आर टू इवेंट दैट एग्जिस्ट सच दैट one event will occur if and only if the other does not take place। यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कि दो इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब वो दो इवेंट जो तभी एग्जिस्ट करेगा, एक तभी उसमें से एग्जिस्ट करेगा जब दूसरा वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इंडिपेंडेंट नहीं होते ये, डिपेंडेंट होते, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ठीक है ना, या दूसरा होगा तो पहला वाला नहीं होगा। सच प्रोबेबिलिटी एड अप टू 1, यस प्रोबेबिलिटी एड अप टू 1। कलेक्टिव एग्जॉस्टिव होगा, तो ए सी डी इसका सही आंसर होगा। तो आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही है, ए सी डी। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने कलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है ऑलरेडी, कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। टू इवेंट दैट एग्जिस्ट सच दैट वन इवेंट विल अकर इफ एंड ओनली इफ द टू इवेंट टू बी क्लासिफाइड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड अदर डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरा जब टेक प्लेस नहीं करेगा वहीं पे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात की जाएगी। That must be mutually exclusive and exhaustive। आगे बढ़ेंगे हम लोग। For a given paired data, the correlation and regression coefficient have been calculated are being equal to r, bxy and byx respectively। Now, each of the value of the x series is divided by 5
what effect does it have on each of this coefficient? ठीक है, तो अगर देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग कोई भी चीज ऐड करते हैं, कोई भी चीज ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है किसको ऐड करने के लिए ना, अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो इसका इफेक्ट व्हाट इट हैव इफेक्ट ऑन ईच ऑफ दिस कोफिशिएंट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों होता है, लेकिन स्केल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? स्केल का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर एग्जाम में भूल जाते हैं। स्केल का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई। और ओरिजिन की बात अगर करेंगे तो ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस की बात की जा रही है, जहां पे प्लस और माइनस को कहते हैं ओरिजिन, स्केल को कहते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये चेंज ऑफ ओरिजिन से, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ये तो हो गया कोरिलेशन कोफिशिएंट, लेकिन जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट प्यारे बच्चों, ये इंडिपेंडेंट है, केवल और केवल इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए, चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए, बट नॉट स्केल, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें हम लोग प्यारे बच्चे, अगर हम लोग बात करें रिग्रेशन कोफिशिएंट की, तो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस करने पर कोई भी बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई दैट इज स्केल में कोई भी चेंजेस लाने पर बदलाव आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज ए नो चेंज इन आर बट बी वाई एक्स चेंज टू 5 बी वाई एक्स and bxy change to bxy 5, ठीक है। इसी चीज को आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे कि सीरीज एक्स को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या असर आएगा, ठीक है। एक बार जरूर से आप लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। A test that contain a fair sample of the task and skill actually needed का मतलब मैंने कल के वीडियो में बोला था, मतलब पिछले वीडियो में, कल का वीडियो यानी पिछला वीडियो जो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का लिया था पार्ट 1, उसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चीज हमें चाहिए, अगर वही चीज अवेलेबल हो तो उसको कहेंगे हम लोग कंटेंट वैलिडिटी। तो प्यारे बच्चों मैंने वापस से यहाँ पे जोड़ दिया है कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, कि फेयर सैंपल ऑफ द टास्क एंड स्किल एक्चुअली नीडेड फॉर द जॉब एंड क्वेश्चन। तो जो चीज़ हमें चाहिए अगर वही अवेलेबल हो तो उसको कहेंगे कंटेंट वैलिडिटी। मैंने यहाँ पे टेस्ट वैलिडिटी क्या होता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है, उसको भी मैंने फिर से जोड़ दिया। पिछले वीडियो में तो मैंने बताया ही था, लेकिन देखिए फिर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, Which of the following statement are correct about the chi-square test? chi-square test के लिए निम्न में से कौन सी बातें सही है? The only parameter of a chi-square distribution is its number of degree of freedom. ये तो सही बात कह दी इन्होंने। The null hypothesis in given chi-square test is rejected when calculated value of variable exceed its critical value. बिल्कुल सही बात है, ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। द रिजेक्शन रीजन ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लाइज राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जोड़ा नहीं है क्या मैंने इसको, ओनली इन द राइट टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली इन द राइट टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए बी सी सही है ऑप्शन। डी क्या कह रहा है, काई स्क्वायर टेस्ट इज ए पैरामेट्रिक। नहीं भैया ये पैरामेट्रिक नहीं होता है, ये तो नॉन पैरामेट्रिक होता है सर, ठीक है।
at a is equal to 0.05 v minus 1, the critical value of x square is equal to value at the same level of significance। सर ये भी गलत बात कह दिया, ऐसा नहीं होता है, सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो ए बी सी करेक्ट आंसर है अपना। क्या? ए बी सी। यहाँ पे मैंने ऑप्शन शायद जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, जो आप लोगों को मार्क करना है, ए बी सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन आता है ना, तो ए बी सी, ठीक है ना, बी सी डी, ए बी डी, ऐसे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए बी सी होगा। चलिए, कभी कदार हो जाते कि छूट जाते हैं ऑप्शंस जोड़ना, ठीक है, तो मैं टाइप कर रहा था तो हो सकता है कि छूट गया है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होता है। सही है, बिल्कुल है ये, ठीक है। दूसरा, इफ वैल्यू इन ए सीरीज आर नेगेटिव द स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो नेगेटिव, नहीं, गलत बात। इफ वैल्यू इन ए सीरीज मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन द वेरिएंस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 36, भैया ऐसा किसने कहा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वेरिएंसेस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंसेस होता है प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन ए करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में जोड़ना है। पहले ही मैंने देख लिया इसका ऑप्शन जोड़ा है कि नहीं, बिल्कुल जोड़ा है, ठीक है ना, तो एक गलती हो गया था। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को। तो डेटा को जब आप प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम उसमें एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग के बाद फिर हम उसमें कोड देंगे, अपना कोड जोड़ेंगे। तो एडिटिंग, कोडिंग, फिर उसके बाद सर कोडिंग के बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन। उसके बाद सर हम उसमें क्या करेंगे? जब क्लासीफाई हो जाएगा उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करेंगे, टेबुलेशन। और जब टेबल बन जाएगा तो यूजिंग परसेंटेज। तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन हो गया? बी ए डी सी ई, BADCE, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल, फॉर ए वेरी लार्ज सैंपल साइज द रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8:40, डिटरमाइन दिस सैंपल। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर फॉर्मूला होता है इसका, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इस अंडर रूट एन। इस एन का मतलब क्या होता है? सैंपल। यही तो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना देके रखा है आप लोगों के पास? ये 8 दिया है, ये 40 दिया है, और अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो अंडर रूट एन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूं। देखेंगे अंडर रूट एन इज इक्वल टू 40/8, 8 5 40, और एन का पूछा है तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू 25 आ जाएगा, ठीक है, 25। तो 25 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैन विटने यू टेस्ट? मैन विटने यू टेस्ट इज करेक्ट अबाउट द मैन विटने यू टेस्ट के लिए क्या, कौन सा सही है सर? क्या ये नॉन पैरामेट्रिक है? बिल्कुल हाँ प्यारे बच्चों, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। चलिए दूसरा, क्या इट रिक्वायर्स दैट सैंपल आर इंडिपेंडेंट? हाँ, मैन विटने यू टेस्ट में सैंपल आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उसके बाद
इट कैन बी यूज व्हेन पॉपुलेशन इन्वॉल्व और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये इस्तेमाल नहीं होगा। इट इज यूज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट टू पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही बात है। तो सर इस हिसाब से आंसर हो गया ए बी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए बी डी यहाँ पे सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखिएगा कि मैन विटने यू टेस्ट को विल्कोक्सन रैंक्ड सम टेस्ट भी कहते हैं। कभी कभी नाम एग्जाम में पूछ लेता है कि मैन विटने यू टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट। फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल x p x is equal to 0 2p x is equal to 1, its standard deviation would be। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है, p is equal to p, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बहुत ही, ये सब क्या है, बहुत याद रखने वाली चीज़ है। अच्छा, इन लोगों के फॉर्मूले थोड़े सीधे होते भी नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए कि याद रहे। x इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई लैम्डा, फिर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, दो वैल्यू, एक दिया है p x इक्वल टू 0 और एक दिया है 2p x इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग अपने इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को यूज़ करें तो देखें कि वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पे अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो e लैम्डा, फिर लैम्डा n यहाँ पे क्या है 0, ये डिवाइडेड बाई वही n फैक्टोरियल, वही x बराबर 0 मतलब n, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e लैम्डा, फिर लैम्डा टू द पावर 1 है, यहाँ पे x का मान कितना रखा है 1, और ये 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो बस फैक्टोरियल बचेगा आपके पास। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टोरियल बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/2 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 इज इक्वल टू 0.5 रूट 0.5। तो और सही आंसर क्या हो जाएगा, रूट 0.5 हो जाएगा, यह आंसर होगा रूट 0.5। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मैच द कॉलम से दिया हुआ एक सवाल है, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग को बस डायरेक्टली फॉर्मूले से मैच करवाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा पी ब्रैकेट में x माइनस म्यू का स्क्वायर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, ये तो सबको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है ना, b का थर्ड। तो देखिए b का थर्ड ये हो गया। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट n n1 n n2 n n माइनस n n, ये होता है हाइपर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये हो गया b माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और ये अंडर रूट में, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि अपने पास हो गया सर, अपने पास आंसर क्या होना चाहिए सही, p का a का सेकेंड b का थर्ड, a का सेकेंड b का थर्ड, c का फोर्थ और d का 1। 2 3 4 1, देखिए तो 2 3 4 1 कहाँ पे है, तो 2 3 4 1 पहले ही तो मिल रहा है, 2 3 4 1, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द पॉजिटिवली स्क्यूड,
तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो ऐसा शायद ही कोई बच्चा हो जिसको नहीं पता हो, क्योंकि सर जहाँ पॉजिटिव स्क्यूड होगा मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा, और साथ ही साथ अगर हम लोग मीडियन के साथ और क्वार्टाइल के साथ कंपेयर करें तो Q3 माइनस मीडियन ग्रेटर देन होगा मीडियन माइनस Q1 से। ठीक है, ये दो चीज होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन ए और डी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए और डी करेक्ट होगा ये ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रपोजल इन ए लॉजिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों रिसर्च प्रपोजल आप भी बनाओगे, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, आप रिसर्च प्रपोजल बनाओगे। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें फॉलो करने पड़ेंगे, क्या सिक्वेंशियल स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप डिफाइन करोगे रिसर्च प्रॉब्लम को, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। जब सर प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगा तो फिर हम उससे रिलेटेड जितने भी रिव्यूज है लिटरेचर के उसको करेंगे। तो जी ये सारी चीज़ आप लोग रिसर्च गेट वगैरह से या शोध गंगा वगैरह से आप लोग पढ़ सकते हो, लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद आप रिसर्च डिज़ाइन करोगे, रिसर्च डिज़ाइन, और उसके बाद जब रिसर्च डिज़ाइन हो जाएगा तो आप फिर उसके बाद उस हिसाब से कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को गैदर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया सिक्वेंशियल ऑर्डर, पहले तो ए, फिर सी, फिर उसके बाद ये फॉर्मुलेटिंग बी हो गया, फिर उसके बाद ये रिसर्च डिज़ाइन ई, और ये डी। ए सी बी ई डी, ए सी बी ई डी देखिए एक ही में मिल रहा है, ए सी बी ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, एजर्शन रीजन का सवाल है। मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, is about 80% of standard deviation. The quartile deviation is about 2/3 of standard deviation. ये बिल्कुल सही जवाब है, ये सही है, ये सही है, दोनों तो सही है। बट मीन डेविएशन क्यों 80% होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के, ये तो वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यस बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इज इक्वल टू 30, q इज इक्वल टू 0.7, द मीन एंड वेरियांस विल बी, मीन एंड वेरियांस। सर हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई। सर मीन का मतलब देखिए होता है n मल्टीप्लाइड बाई क्यू। बहुत बढ़िया, तो n मल्टीप्लाइड बाई क्यू अगर हम लोग करें तो कर लेंगे हम लोग, और p, अच्छा p n मल्टीप्लाइड बाई क्यू, p होता है ना, नॉट q, n मल्टीप्लाइड बाई p होता है। और p का मतलब क्या होता है सर, p का मतलब होता है 1 माइनस क्यू। तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.30, बिल्कुल सही। तो अपने पास मीन आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। n आपने देखा है 30 दिया है, जी हाँ, और p आपने निकाल दिया 0.30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगर आपको वेरिएंस बोला है निकालने को, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n इंटू पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो n अपने पास 30 है, p अपने पास आया है 0.30, क्यों अभी आपने निकाला था, दिया हुआ है 0.7, तो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो कितना आंसर आ जाएगा ये 6.3। तो जीरो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 9 एंड 6.3, 9 एंड 6.3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 9 एंड 6.3, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल, इफ ईच वैल्यू इन ए गिवन सेट ऑफ डाटा इज डिवाइडेड बाय 4, हाउ विल इट अफेक्ट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस? तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट अफेक्ट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वैल्यू। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ वैल्यू स्केल से अफेक्ट नहीं होता है, स्केल से इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द स्केल, इसीलिए अफेक्ट नहीं होगा। Each of the value of a series is decreased by k. Which of the following does not hold in the context? The coefficient of quartile deviation remain unchanged, ये गलत है, क्योंकि ये अनचेंज नहीं, ये चेंज होगा, क्योंकि वहां पे अगर हर एक वैल्यू को सीरीज में डिक्रीज कर देंगे k से, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये डिपेंडेंट है स्केल के चेंज से, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इट इज नॉट इंडिपेंडेंट टू द चेंज ऑफ ओरिजिन, सॉरी स्केल नहीं, टू द चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये डिपेंडेंट है टू द चेंज ऑफ ओरिजिन से। तो अगर यहाँ पे डिक्रीज कर रहे k से, तो ये अनचेंज नहीं होगा, ये भी चेंज होगा, ठीक है। चलिए, नॉन सैम्पलिंग एरर अराइजेस बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ सर वेग डेफिनेशन दे दिया जाता है डेटा का, सर वेग बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव डेटा कलेक्शन का मेथड गलत हो जाता है, बहुत बढ़िया। इनकम्प्लीट कवरेज नहीं, पॉपुलेशन का कवरेज इनकम्प्लीट कंप्लीट से नहीं मतलब है, आप कम कवरेज में भी अगर आप डेटा सही मेथड लगा रहे हो और डेफिनेशन आपका सही है तो वहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगा। रॉन्ग एंट्री मेड अवे, हाँ क्वेश्चनर में गलत एंट्री आपने मेंशन कर दिया, और ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड टू अवॉइड दिस सेंसस स्टडी। आपने सेंसस का स्टडी नहीं किया, आपने सिर्फ एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का स्टडी किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी एंड ई, ए बी डी एंड ई, तो ए बी डी एंड ई आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल। ए कॉइन एंड पेयर ऑफ डाइस आर टॉस टुगेदर, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर एन एक्सपेरिमेंट। सर हमें पता है अगर हम एक सिक्के को उछाले तो उसका क्या पॉसिबल आउटकम आएगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम when one coin is tossed, when one coin is tossed, तो कितने आउटकम आएंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही आएंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम when a pair of dice, when a pair of dice is rolled, तो एक डाइस में 6 आउटकम होते हैं, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इन्होंने पूछा जब दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ उछालेंगे, ठीक है, तो कितने आउटकम आएंगे, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल पॉसिबल आउटकम 72, ठीक है, 72। नेक्स्ट, if the value of one of the series in a bivariate data set are multiplied by a constant k, which of the following would change as a result of this? कौन सा चेंज होगा इनमें से? सर देखिए जो चेंज होगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं चेंज होगा, अब ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंजेस आएंगे, कोवेरियंसेस बिटवीन द टू वेरिएबल इसमें भी चेंजेस आएंगे, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरियंसेस बिटवीन द वेरिएबल इन्हीं में चेंजेस आएंगे, बी और सी करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फॉर्मूला पूछा है भाई आपसे, फॉर्मूला किसका? प्रोबेबल एरर का, तो ये तो सबको पता है प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो PE इज इक्वल टू 0.6745 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट n, डिवाइडेड बाई अंडर रूट n। अच्छा
6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। ठीक है, ये आंसर सही है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे जेड टेस्ट का प्यारे बच्चों 2 टेल टेस्ट दिया है, 1 टेल टेस्ट दिया है और सबका वैल्यू पूछा है। तो ये तो एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, तो इसका मैं पहले आपको सही आंसर बता दूं। देखिए द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड फॉर 2 टेल टेस्ट विथ ए 0.5 इज 1.96, ये सही आंसर है। ठीक है, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड फॉर ए 2 टेल टेस्ट विथ ए 0.01 इज 2.575, ये भी सही आंसर है। ठीक है, ए भी सही है। The critical value of z for one tail test with a 0.5 is 1.9, 0.05 is 1, नहीं भाई 0.05 का 1.96 नहीं होता है, 0.5 का 1.96 होता है, तो ये गलत हो गया। और the critical value of z for left tail test with a 0.01 is 2.33, ये सही है। तो ए बी डी सही है, ए बी डी, ए बी डी। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये हमें कैसे पता होगा, आपने तो तुरंत बता दिया क्योंकि आपको पता है, आपको याद है टेबल, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे एमसीक्यूज को सॉल्व ज़रूर करवा रहे लेकिन एकदम डिटेल में करवा रहे। ठीक है, कि आप यहाँ से पढ़ भी लोगे तो आपके लिए आपको यहाँ से लाभ ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस हम आंसर मार्क करके चल दे रहे हैं आगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपर टेल टेस्ट, लोअर टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट सभी के टेबल वैल्यू को मैंने यहाँ पे जोड़ लिख दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको एक बार सारे टेबल डेटा को, वैल्यूज को जरूर से आप एग्जाम के लिए पढ़ लीजिए। 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लेते तो आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर से यहाँ से पढ़ लीजिएगा। Next, a certain bivariate data byx and bxy have been calculated, which is equal to 2.4 and 0.4 respectively. If the value of the x series are all multiplied by 5 and all value of y series are divided by 2, how would it affected the value of the two coefficient? Both the coefficient get multiplied by byx, 6.0 bxy 4.0, both coefficient remain unchanged। सर इसको ऐसे तो हम लोग बता ही नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा सर, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बाइवेरिएट का मतलब क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बाइवेरिएट्स ए सर्टेन बाइवेरिएट डेटा बी वाई यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देखिए दिस सर्टेन बाइवेरिएट डेटा बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे जो कि इक्वल होगा विच आर इक्वल टू 2.4 and 0.4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए तो मान लिया मैंने यहाँ पे एक्स सीरीज को, लेट एक्स सीरीज को मैंने मान लिया, क्या मान ले भाई, यू, एंड वाई सीरीज को मैंने मान लिया वाई सीरीज पी वी। हेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई x, तो v इज इक्वल टू y बाई 2। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू x बाई सी और v इज इक्वल टू हो जाएगा v इज इक्वल टू वाई बाई डी। ठीक है, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी मल्टीप्लाइड बाई सी बाई डी, और बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स
इज इक्वल टू बी यू वी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई सी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो देखिएगा आप लोग u इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1/5। तो यहाँ पे हैंस c कितना आ जाएगा, ये देखिए इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो c कितना आ जाएगा सर, c आ जाएगा 1/5। चलिए 1/5 आ गया, और v इज इक्वल टू y/2 है। ठीक है, तो हैंस तो इसीलिए d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लिया मैंने इसको, d अगर 2 हो गया तो ये हमारे सवाल में दिया है bxy और byx 0.4 एंड 2.4। तो हम लोग अगर buv में रखेंगे, buv में, तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, buv का buv आ गया 4 आ गया। buv अगर 4 आ गया, ठीक है ना, तो अब आप bvu में रखेंगे, bvu में, तो इसका आंसर आएगा, आप लगा के देख लीजिएगा 0.24 आएगा। क्या, bvu का 0.24। ठीक है, इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा अपना आंसर, byx 0.24 और bxy 4.0। ठीक है, तो आप लोग भी ज़रूर से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा इसको, मैंने पूरा तरीका बता दिया यहाँ पे। ठीक है ना, पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे अगले सवाल की ओर। इफ ईच वैल्यू इन ए गिवन सेट इज इंक्रीज बाई k, इट विल, if each value in a given set is increased by k, it will increase the Pearson coefficient of skewness value. No change in Pearson coefficient of skewness value, no change in Bowles coefficient, reduce the value of Pearson coefficient of skewness। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है, अभी कई बार मैंने बताया है इसके बारे में। ठीक है ना, क्या इंक्रीज करेगा, क्या नहीं करेगा, कहाँ नहीं इफेक्ट होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा इंक्रीज होगा, तो आप लोग पूरा डिटेल में आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, सबके लिए मैं ये सवाल छोड़ता हूँ। ठीक है, अगला सवाल, मैच द कॉलम। देखिए डिस्पर्शन क्या होता है, अमाउंट, डिस्पर्शन का मतलब कितना वेरिएंसेस है आपके गिवन डेटा में। तो डिस्पर्शन मीन्स क्या हो जाएगा, ए का 4, अमाउंट ऑफ वेरिएंसेस इन द गिवन डेटा। ठीक है ना, तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस। सर कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस ये बेस्ड ऑन द एवरेज रिलेशनशिप पे है, बेस्ड ऑन एवरेज रिलेशनशिप, तो बी का 2 हो जाएगा, बी का 2। बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेस इन्वॉल्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मीडियन एंड क्वार्टाइल। तो बाउले किसके साथ संबंधित है, क्वार्टाइल और मीडियन के साथ। ठीक है ना, बाउले के फॉर्मूले में हम लोग क्वार्टाइल और मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा, फिर डी का 3। केलीज में परसेंटाइल का यूज करते हैं हम लोग, डी का 3। ठीक है ना, डी का 3, तो ये हो गया केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो 4213, 4213 देख लेंगे आप लोग कहाँ पे है। तो सर देखिए 4213 ये थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, 4213, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4213, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्यारे बच्चों, आज का आखिरी सवाल, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम सेट करेंगे नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को बी। उसके बाद सर हम सेलेक्ट करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, दैट इज ए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सबसे पहले, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे।
जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेलेक्ट हो जाएगा तो आप लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमें लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिकल, ऑप्शन नंबर ई। फिर उसके बाद आप एस्टेब्लिश करेंगे अपने डिसीजन रूल को, मतलब सी। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन, जो परफॉर्म किया उसको कंप्यूट करेंगे, डी। और उसके बाद अंतिम में हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। किसी भी चीज़ में कंक्लूजन हमेशा अंतिम में ही ड्रॉ होता है। तो बी ए ई सी डी एफ, बी ए ई सी डी एफ, बी ए ई सी डी एफ कहाँ है, ये रहा, बी ए ई सी डी एफ, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बी ए ई सी डी एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आप लोगों के साथ 25 और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स का। तो प्यारे बच्चों ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ये एमसीक्यू सॉल्व करके आप लोगों को मदद मिल रहा है कि नहीं, आपके प्रिपरेशन में हम कुछ मदद कर पा रहे कि नहीं आप लोगों का। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ आप लोगों के आगे के यूनिट्स के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।